सर, म्यांमार में जुंटा के वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में विद्रोही सैन्य समूह का कब्जा हो गया है। इससे भारत के लिए क्या संभावित खतरे उत्पन्न हो गए, जिस तरह से अराकान आर्मी वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है? अनिल जी, आप याद होगा हमने 3-4 महीने पहले इसके ऊपर बात किया था। जी। जब ये आर्मी रिबेल्स बढ़ रहे थे आगे जी। वहां पर, और ये खतरा तो है, लेकिन थोड़ा सा आप देखिए बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं जी। कि ये हुआ क्यों। वो कारण एक ही था कि जब मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था 2021 में, इन्होंने कू करके लिया था। यांग सुकी जो उनकी वो थी, जिन्होंने जिसको नोबेल प्राइज मिला, जिसने पूरा ये इनके यहाँ मूवमेंट चलाया, उसको इन्होंने इम्प्रिजन करके और खुद इन्होंने टेक ओवर किया जी। और उसके बाद ऐसा नहीं कि ये बड़े आराम से चलते रहे, इनके ऊपर काफी जो है इनके यहाँ वाइड स्प्रेड, मतलब लंबे चौड़े एजिटेशंस हुए जी, वायलेंस भी हुआ काफी, और बहुत ज्यादा लोगों ने इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जी। हालांकि पाकिस्तान ने किया था जरूर, शुरू में ही उन्होंने संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी वहां से। तो और पहले से ही रिबेल फोर्सेस काफी हैं वहां पर म्यांमार में, और रिबेल फोर्सेस जो है आज की तारीख में तकरीबन आप मान लीजिए कि 70% इलाका उनके कब्जे में है जी। काफी कम इलाका है जो कि अभी इनके मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उनके कब्जे में रह गया है। और काफी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, काफी लोग बाहर गए हैं। भारत में ही देखिए उनके तकरीबन 2.5 लाख लोग आ चुके हैं रिफ्यूजीज, और खास करके नॉर्थ ईस्टर्न में, और जिसमें कहा तो जा रहा है कि 50,000 तो ऐसे हैं जो रिफ्यूजी नहीं बल्कि एजेंट्स हैं, और बाकी वो हैं जो कि वायलेंस के लिए आए हैं यहाँ पर। तो 2.5 लाख टोटल हैं, 1 लाख के करीब भारत में है तकरीबन जो आ चुके हैं वहाँ। लेकिन ये रिकॉर्डेड है, बाकी तो अनरिकॉर्डेड भी बहुत हैं। हालांकि देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं, यूएन वगैरह का कोई ऐसे रिफ्यूजी वो नहीं ऑर्गेनाइजेशन, बट अपनी जो है उसके हिसाब से ये काफ़ी हैं। और मैक्सिमम तो इसमें थाईलैंड में गए हैं, और मैक्सिमम इसमें रोहिंग्या हैं जी, जिनकी सब जानते हैं क्या कंडीशन है, क्या हालत है उनके। तो ये जो है रिबेल ग्रुप्स इनके, ये पहले चलते रहे थे इंडिपेंडेंट, और हर कई इलाकों में, अलग अलग इलाकों में थे। लेकिन बाद में 2022 आते आते 2023 में इन लोगों ने आपस में अपने आप को रिग्रुप कर लिया उन्होंने, और इन्होंने अपने आप को एक 3 ब्रदरहुड अलायंस बोला। 3 जो मेन थे इसमें, एक अराकान आर्मी थी जो, और दूसरा एक एनडीओ है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, एनडीए आर्मी अपने आप को बोलते हैं, और थांग नेशनल आर्मी, टीएनए। ये 3 मेजर थे जो उन्होंने अपने आप को रिऑर्गेनाइज किया। और उन्होंने एक 2023 में एक ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया कि उन्होंने जो है ये सारे 27 जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इन्होंने कैप्चर करना है। और इन्होंने जो है इनको शुरू में चीन से सपोर्ट मिला, वेपन्स, एम्युनिशन, हर एक चीज़ का, और ये उस हिसाब से शान, कैन और जो राखी ने जो मेन प्रोविंसेज हैं इसमें अपनी बढ़ाते गए। लेकिन ये कि अलग अलग ग्रुप्स अपना अपना बढ़ाते गए। अभी तो ये साथ में मिल के आए, और चिन स्टेट है उसमें भी। और 2024 में इन्होंने काफ़ी कुछ एरिया है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और अभी देखिए इन्होंने जो आपने कहा अभी कि जो म्यांमार का अपना वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी बड़ा जी, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया है जी, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, वो बहुत बड़ी हार है मिलिट्री जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री जुंटा है उनका जी। और रिकॉदार बॉर्डर है, वहाँ पर रिकॉदार बॉर्डर तक ये पहुँच गए हैं जी, जो कि हमारे यहाँ से तकरीबन 10-15 ही किलोमीटर दूर है जी। और मतलब अपने जो हमारा मिजोरम का बॉर्डर है वहाँ से, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम तो है उसमें जी। और इन्होंने इनफैक्ट 2024 में, जैसे आपने कहा, अभी इन्होंने कैप्चर कर लिया है जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कमांड जो मिलिट्री जुंटा का था, मिलिट्री गवर्नमेंट का, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था जी। तो ये लगातार उन्होंने काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया है। और उनके मतलब जो मेन 14 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में से उनसे मैक्सिमम अब इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और जो हमारे लिए जो मेन कंसर्न है वो है चिन नेशनल आर्मी जी,
जो चिन नेशनल आर्मी है वो जो है इसका मेजर ग्रुप्स जो हमारे थे उनके साथ टाई अप है जी। उनके साथ हैं ये, तो ये एंटी इंडिया ग्रुप्स को उत्साह देते रहे हैं, तो वो जो है थोड़ा हमारे लिए कंसर्न का है जरूर। और 2021 से काफ़ी रिफ्यूजीज आते रहे हमारे यहाँ, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, और कुछ मिलिटेंट्स भी। तो और एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि मणिपुर में जो मैतेई और कुकीज के बीच की प्रॉब्लम में कुछ इनका हाथ भी काफ़ी कुछ है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम तो है ही हैं। और लेकिन एक और प्रॉब्लम है, देखिए म्यांमार के साथ भारत ने एक ट्रीटी की थी, KMTTP ट्रीटी है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रीटी थी। वो था कालादान मल्टी नोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। जी। ये प्रोजेक्ट जो है मेन था कि इनके कोलकाता से लेकर के सितवे जो उनका है म्यांमार तक, वहाँ तक का था ये प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की वजह से ये जो रोड है इससे हमारा वहाँ तक की दूरी 1100 किलोमीटर कम हो जाती, क्योंकि ये 3 लेवल में था। ये रिवर भी, लैंड रूट, रिवर और सी रूट लेकर के था। और इसमें ऐजवाल मिजोरम से लेकर के जाता था। ये 110 किलोमीटर रूट बाई रोड था। ये जो पलटेवा इनका है, और पलटेवा में भी उनका कब्जा हो गया है, जो मेन टाउन में कह रहा था 10-15 किलोमीटर दूर है जी। तो चिन नेशनल आर्मी ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर बाई रोड से था, उसके बाद फिर रिवर था, फिर आगे सितवे जो वो है वो तो वहाँ तक जा रहा था। तो ये जो डिस्टेंस था ये इतना कम हो जाता, और हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पर बहुत फर्क पड़ता जी। अब उसके ऊपर ये फर्क पड़ सकता है काफ़ी, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उस इलाके में, उस पर असर डालेगा ये। और इसके साथ देखिए जो म्यांमार बॉर्डर हमारा है वो 1650 किलोमीटर तकरीबन है। अब उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो फेंस बॉर्डर नहीं है, वहाँ फेंसिंग नहीं हुई है जी। कुछ शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं इतना जी। तो उसमें, और मैन भी असम राइफल ही करता है वहाँ पर जी। नामी है, ना BSF है, तो ये सब कुछ, और काफ़ी दूर दूर तक चौकियाँ हैं जी। ऐसा नहीं कि नज़दीक बिल्कुल है वहाँ पर। तो इसकी वजह से एक हमारे लिए बहुत ही सोच की विषय है इसके ऊपर, और मुश्किल तो पड़ेगा। जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इतने हो रखे हैं म्यांमार में, आगे का हम सोच रहे थे, लुक ईस्ट पॉलिसी हमने जो अपनी बना रखी थी जी, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। और इसमें देखिए प्लेयर्स अब सबसे बड़ा सिर्फ इन्हीं का नहीं है म्यांमार में, ये जो ग्रुप्स हैं जी, बगल में बांग्लादेश में जी, वहाँ भी वही हाल हो रहा है, उधर चीन का बॉर्डर है, तो ये जो है थोड़ा प्रॉब्लम तो पड़ेगा ही जी। लेकिन सिर्फ हमारा ही नहीं है, चीन को भी प्रॉब्लम है जी, कि चीन की पाइपलाइन वहाँ से उस इलाके से गुजरती है जी, और उसकी तकरीबन 790 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है जी, जिसके ऊपर मिलिटेंट्स भी पहले ग्रुप्स अटैक करते रहे थे जी, कि हमारा रेवेन्यू ले जा रहा है, हमारे चीन जो है कब्जा कर रहे थे इलाके में। और चीन ने प्रपोज किया था मिलिट्री गवर्नमेंट को कि एक जॉइंट फोर्स बनाने के लिए, या चीन की फोर्स हो वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, जो नहीं वहाँ पर हो। लेकिन धीरे धीरे फिर चीन ने इन ग्रुप्स को मदद देना शुरू की जी। और अभी देखिए जब इन्होंने कैप्चर किया है वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, तो इन्होंने बोला है कि हम जो है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको नुकसान नहीं होने देंगे। तो अब उस इलाके में अगर हम भारत की बात करें तो जैसे मैं कह रहा था कि ये म्यांमार का है, इधर बांग्लादेश है, उधर ISI भी एक्टिव होने की पूरी कोशिश करेगी, कर भी रही है जी। चीन वहाँ पर है ही है। तो ये जो कुछ है इसकी प्रॉब्लम पड़ेगी। अब जो इलाका उधर का है वहाँ पर काफ़ी रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं लेकिन हैं, पता हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें इंटरेस्ट वहाँ पर लोगों का पड़ेगा। और लेकिन काफ़ी पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए ये अभी से नहीं पहले से ही अमेरिका जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ रहा है जी, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है यहाँ पर। और उसने जो है इनका एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट पहले बनी थी जो कुछ रिबेल ग्रुप्स ने बनाया था, जो वॉशिंगटन में ही है हेडक्वार्टर, और वहाँ से वो चलाते थे जी। उनको पूरा सपोर्ट करता था। और उसने यहाँ तक कहा था
अमेरिका ने एक पेपर है उनका 2012 का पेपर में, 2012 या 2019 का पेपर है एक, जो उन्होंने, आपको पता ही है कि वहाँ तो वो थिंक टैंक से बनवाते हैं पेपर, तो उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि अगर इंटरवेंशन नहीं हुआ तो चीन वहाँ अपना आधिपत्य उनके ऊपर कायम करेगा जी। और उन्होंने ये भी कहा था, खासकर जो रखने वाला इलाका है, स्टेट है वहाँ पर, कि वहाँ पर चीन का इंटरेस्ट रहेगा और वो कब्जा कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये दुख की बात है कि भारत जो है अभी भी इसके खिलाफ नहीं आया है, मिलिट्री गवर्नमेंट के जी। तो उन्होंने वहाँ भी डाला था कि ये भारत के लिए भी नुकसानदेह होगा। और अभी तक जहाँ तक है, देखिए इन्होंने जो 17 मिलिट्री डिस्ट्रिक्शंस में से काफ़ी कुछ इन्होंने तकरीबन कब्जा कर लिया है 29 दिसंबर तक जी। और सिर्फ 400 किलोमीटर रह गए हैं सितवे से, जो कि एक बहुत बड़ी मेन सिटी है, तो कभी भी वहाँ जा सकते हैं क्योंकि वो गेटवे है इरावदी जो डेल्टा है वहाँ का, जो कि अभी मिलिट्री कंट्रोल में है, तो ये कभी भी वहाँ पहुँच सकते हैं जी उस इलाके में। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उन्हीं को नहीं, अगर मिलिटेंट्स के हाथ में आ गया तो, और वहाँ से गेटवे है चूँकि इंडियन ओशन के लिए जी, तो वहाँ बहुत फर्क पड़ जाएगा। चीन के प्रोजेक्ट काफ़ी हैं रखने में, वहाँ पर जो स्टेट है इनका, उनमें उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डीप वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स चीन के वहाँ पर हैं। ऑयल और पाइपलाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि यूनान प्रोविंस से जा करके उधर जाता है, BRI प्रोजेक्ट वहाँ से इनके जाने थे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि चीन भी का काफ़ी इंटरेस्ट है वहाँ पर। और जो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान है, जो कि एक पॉलिटिकल विंग है इन मिलिटेंट ग्रुप्स की, तो उसने बड़ा साफ अभी बोल दिया, क्योंकि काफ़ी इलाका अब इनके हाथ में आ चुका है, कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं मिलिट्री गवर्नमेंट से जी। तो देखिए जो ऑप्शंस हैं, मुझे लगता है चूँकि अब बड़े प्लेयर्स मैंने कहा इसमें भी हैं, इधर चीन है, उधर जो अमेरिका भी है, भारत का इंटरेस्ट तो है ही है उसमें, रूस भी इनको सपोर्ट कर रहा था पहले जी। तो अभी जो लगता है कि अगर सीज फायर एग्रीमेंट कुछ होता है इनके बीच में जी, तो फिर म्यांमार भी डिवाइडेड हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा 2 हिस्सों में। लेकिन कुछ हिस्सा अगर है जो ये कैप्चर किए हुए हैं, वो हमारे बॉर्डर पर ही हैं जी, जो मेन हैं वहाँ पर। तो जो फोकस इनका होगा, अगर बातचीत भी होती है तो मीडिएशन कौन करेगा? क्या चीन करेगा या अमेरिका करेगा जी? फिर बात वही आई है कि जो बाकी स्टेट्स हैं अगल बगल, भारत भी है, उसका भी उसमें होना चाहिए बातचीत का, और भारत को कहना चाहिए कि अगर मीडिएशन होता है तो हम भी एक पार्टी हैं उसमें जी, इंटरेस्ट हमारे भी हैं। तो जो फोकस रहेगा, देखिए पूरा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होगा इनके बीच में, उसका रहेगा। और जो रिबल्स कंट्रोल कर रहे हैं अभी एक साथ तो आ गए हैं जी, मेन रिबल्स, 3 ब्रदरहुड अलायंस तो बना लिया है, लेकिन जब बात आएगी एरियाज की, उनका हर एक का कंट्रोल अलग अलग है। तो क्या वो अपने अपने इलाके लेके रखेंगे, या वो एक तरफ आएंगे, या पूरी जो है इनका हस्तांतरण हो जाएगा कि मतलब पूरे म्यांमार पर कब्जा करें। लेकिन क्या जो सेना है वो ऐसा होने देगी जी? तो ये काफ़ी सवाल हैं इसके ऊपर। तो अगर कहीं डिवीज़न हो गया म्यांमार का रिबल्स और मिलिट्री के बीच में, तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। सैंक्शंस लगने का भी है, बाकी देश सैंक्शंस लगा सकते हैं अगर ऐसा हुआ। और फिर वही बात आएगी, बड़े पावर हैं, तो क्या दोबारा अमेरिका, चीन और इनके बीच में म्यांमार एक और मोहरा बन के रह जाएगा जी? अगर ये हालत रही तो मारी जाएगी जनता वहाँ की, जो ऑलरेडी उनकी इतने बुरे हाल में है, चाहे रोहिंग्या हैं चाहे बाकी जो भी हैं। और या एक और मिलिट्री junta वहाँ खड़ी होगी जी, एक और मिलिट्री आ करके वो जो है कू करके कहीं वहाँ चलाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनके अभी आंसर्स नहीं हैं। लेकिन ये तो ज़रूर है कि रिबल ग्रुप्स ने अपना ऑलरेडी आधिपत्य कब्जा जमा लिया है, और वो जल्दी वो छोड़ेंगे नहीं इसमें, और मिलिट्री भी जल्दी चाहेगी नहीं हटना वहाँ से। तो इसमें जो बाकी देश हैं और जो भारत, खास करके भारत को एक बड़ी भूमिका अब निभानी वहाँ जरूरी होगी। अभी तक अगर नहीं किया हमने उस हिसाब से अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।